एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक नए अब वो कहाँ है एपिसोड में। तो जानते हैं नई बात क्यूपिड सीक्रेट्स क्रू के बारे में। एलिस के पेरेंट्स ल्यूक और मून वो तो मेरे मंडे के मोटिवेशन से भी ज्यादा जल्दी गायब हो गए, पर पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि खुद एलिस कहाँ पर है। अपनी खुद की कहानी की विलन। कोई कहता है वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गई, कोई कहता है उसने सर्जरी कराई अपने चेहरा बदलने के लिए, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई और अब वो एक जोकर दिखती है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने उसको बर्फीले जंगल में रहते हुए देखा, एक यति की तरह। पर फिर भी रहस्य अभी बना हुआ है कि एलिस कहाँ है। ओफो, मैं बताती हूँ कि वो कहाँ है। अफवाह फैलाने वाली रिपोर्टर के नाम पर एक बड़ी सी कलंक, वो विलन यहीं पर है। इतनी धूम से वापस आऊंगी कि तुम्हारी रेटिंग अगले आइस एज में चली जाएगी। और फेशियल सर्जरी की बात कर रही हो, अपनी शक्ल देखिए। कचरे के डब्बे में बैठकर सड़े हुए बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाने वाली कलंकनी चुड़ैल कोई सर्जरी से ठीक नहीं कर सकता। शांत हो जाओ, वो यहाँ है भी नहीं। नहीं, बंद मत करना, मुझे इसकी बकवास और सुननी है। ग्रेट, बिजली को भी अभी जाना था। जैसे अब तक जो हुआ वो काफी नहीं है। वहाँ की बिजली का अपना खुद का ही दिमाग है, हर बार एकदम गलत समय पर ही चली जाती है। ओके, जानती हूँ मैं हमेशा इतना चिड़चिड़ नहीं करती हूँ, वैसे शांति रहती हूँ। पर अगर ऐसे कोई ढिंढोरा पीटकर झूठ बोलेगा तो गुस्सा आएगा ना। देख के लग रहा होगा कि हम अतीत के किसी गाँव में है। वेल, लगभग। तो इस जगह पर है एलिस, एक अनजान गांव में गाय का गोबर साफ करती हुई। जानती हूँ, छी, पिछले साल क्या हुआ बताना चाहिए, पर मेरा मन नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, जाओ मत, बताती हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ हो पहले एपिसोड से। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करो और वादा करो एमएसए को कभी टिकटॉक पर नहीं देखोगे। असली लोग जानते हैं कि यूट्यूब ज्यादा कूल है। तो कमीलो की बुक के बाद क्वान और मैं साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव में चले गए, जहाँ ना कोई मुझे जानता था ना उन्हें परवाह थी। ये तो अच्छा है। अच्छा नहीं था, कम से कम कोई हमें यहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ये जगह है भी। सीरियसली, मैंने इसे गूगल मैप्स पर भी ढूंढा, पर ये जगह मुझे नहीं मिली। फिर भी क्वान को तो हमारी गांव की जिंदगी से प्यार ही हो गया। उसने खुद का फार्म भी बना लिया। ऐसा लग रहा था धरती पर उसे अपनी जगह मिल गई। पर मेरे लिए ये आसान नहीं था। एलिस, गाय का गोबर उठा लो, आग लगाने के काम आएगा। अरे फिर से नहीं। उस दिन मुझे लाल रंग नहीं पहनना चाहिए था, क्योंकि उसे देखकर एक सांड बिल्कुल पागल हो गया और उसने मुझे पूरे फार्म में दौड़ाया। दौड़ते दौड़ते मैं मुंह के बल गिर पड़ी गोबर के ढेर में। नफरत है मुझे इससे। अच्छी चीज पर ध्यान दो, तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी। ओह अच्छा, तो फिर इधर आओ, तुम्हें एक बढ़िया सा मास्क बना कर देती हूँ। दौड़ो मत, क्वान के साथ रहने में मजा आ रहा था, पर ये मेरी असली जिंदगी नहीं थी। मैं यहाँ अपनापन नहीं महसूस करती थी। मेरा मन बहलाने के लिए क्वान मुझे एक बार शहर के अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया। मैं इतनी डरी हुई थी कि पूरा हुलिया बदल कर गई। शायद खुद से ध्यान हटाने का ये तरीका सही नहीं था। हर कोई मुझे ही घूरने लगा था, खासकर एक अजीब आदमी जिसके बाल ऑरेंज थे और उसने सनग्लासेस पहने थे। वो आदमी हमें घूरे ही जा रहा है। उसकी भी क्या गलती, तुम्हारे सर पर ड्रम स्टिक्स लगी है और ये कपड़े देखकर लगता है फैशन क्राइम हो गया है। और क्या करती मैं, और ये कपड़े पहनने में मैंने घंटों लगाए हैं। 5 बार कपड़े बदले थे मैंने। जब क्वान बिल भरने गया तो मैंने उस आदमी को देखा जो कि हवा में गायब हो गया था। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं गांव में ही रहूंगी, शहर कभी नहीं आऊंगी। धीरे धीरे मुझे वहाँ रहने की आदत हो गई, लेकिन फिर एक खत आया और उससे सब कुछ बदल गया। ये एक न्योता था मून और लूक की शादी का। भागने के बाद से मैंने किसी से बात नहीं की थी। मुझे लगा वो मुझे भूल जाएंगे। पता लगा क्वान मून से बात करने के लिए शहर के बाहर जाता था और मून चाहती थी मैं उसकी मेड ऑफ ऑनर बनूं। फिर भी मैं वापस जाने को तैयार नहीं थी। आज नहीं तो कल डर का सामना करना पड़ेगा। तो मैं ही कल पे छोड़ती हूँ। मुझे जाना होगा, वो मेरी छोटी बहन है। ऑफ कोर्स, हमने बाय कहा और क्वान चला गया। तो अब मैं अकेली थी। कुछ दिनों के बाद मुझे बहुत चिंता होने लगी। क्वान ना तो मेरी कॉल का जवाब दे रहा था और ना ही मैसेजेस का। मैं इंतजार करती रही पर कोई खबर नहीं आई। फाइनली मैंने मून को कॉल किया और उसे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, किसी को नहीं। बिना कुछ सोचे समझे मैं प्लेन में बैठ गई दुनिया की दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड को बचाने। लैंड करते ही मैंने अपना हुलिया बदल लिया ताकि कोई मुझे पहचान न पाए। पापा राजी से जूझने के अलावा मेरे पास और भी जरूरी काम थे। उसके बाद मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई। मैं जानती थी इसके पीछे कौन है। सीरी क्लैन ने मेरे बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लिया। कोई सबूत है तुम्हारे पास? मुझे ऐसा लगता है। क्या ये सबूत नहीं हुआ? शायद वो तुमसे दूर भाग गया तुम्हारी बुक पढ़ने के बाद। पूरा पुलिस स्टेशन मुझ पर हंसने लगा। मन कर रहा था उनके सारे डोनट्स कचरे में फेंक दूं, पर ऐसा नहीं किया, बस थोड़े से चुरा लिए। वैसे भी सीरी क्लैन के लीडर को हमने पकड़ लिया है। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मेरे दिमाग में इतने सवाल थे। तभी मैंने ट्रेवर को अपनी नई पॉर्श में आते हुए देखा और वो थोड़ी ही दूर पे जाकर रुक गया। मेरा दिल बहुत तेजी से दौड़ रहा था तो मैंने उसका पीछा किया। मैं एक गली में छुपी जहाँ अंधेरा था तो मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी। फिर मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। जरा चुप कर रहना, अभी हम कोई गलती नहीं कर सकते। मैंने बहुत समय से ये
प्लान किया है। मैंने उस गधे कमीलो से प्लान के सीक्रेट किताब में लिखवा लिए ताकि मुखिया जाए जेल में और मैं सीरी क्लैन की गद्दी पर बैठ सकूं। मैंने उसके लिए बहुत किया और उसने मेरी कभी कदर की ही नहीं। अब देखेंगे कि कौन है बॉस, मैं यानी कि ट्रेवर, सिर्फ ट्रेवर। हे भगवान। वो अंदर गया तो मैं बिल्डिंग की खिड़की के पास आई और अंदर झांकने लगी। कुछ थके हुए बच्चों के सामने वो अकड़ कर खड़ा हुआ था। बच्चों, अगर मेरी तरह नहीं किया तो मछलियों के साथ तैरना पड़ेगा। हाँ सही सुना, तुमसे अपना एक्वेरियम साफ करवाऊंगा फिर से। तैयार हो जाओ, 1 2 3 गो। चलो, स्नॉर्कल लाने पर मजबूर मत करो। ट्रेवर सीरी क्लैन के सारे गंदे काम तो कर ही रहा था, पर इस नई मिली ताकत से उसने खुद की एकेडमी शुरू की और छोटे बच्चों से अपना म्यूजिकल एम्पायर खड़ा करना चाहता था। पुलिस ने तो मदद की नहीं, तो अब मेरे ऊपर था कि मैं उसे रोककर क्वान को बचाऊं और उसका क्रिमिनल एम्पायर भी गिरा दूं। फिर भी मुझे मदद चाहिए थी, तो मैं गई अपने दोस्तों के पास। बिना बताए जाने के लिए माफी चाहती हूँ गाइस, पर तुम्हारी जरूरत है मुझे। कोई बात नहीं, हम समझते हैं और हमें क्वान को ढूंढना होगा और ट्रेवर को बर्बाद करना है, भूलना मत। उन्होंने बताया पिछले साल ट्रेवर ने उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्सर्ट ब्लॉक किए और अपनी छोटी सिंगिंग रोबोट आर्मी को भेज दिया उन्हें रिप्लेस करने के लिए। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को किडनैप किया और मेरा ब्रांड भी बर्बाद कर दिया। अब तो मामला पर्सनल हो गया। हाँ जानती हूँ, सुनने में कूल लगता है ना, एक्शन मूवी स्टार जैसे। तो मैंने लूक और मून को बताया अपना मास्टर प्लान। तो तुम्हारा प्लान है हम क्रिमिनल ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में घुसे और इलीगल चीजें चुरा ले वहाँ से? हाँ यही प्लान है। बढ़िया, सही प्लान है। उस रात हम उनके अड्डे पर गए। दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। ओके, काफी दूर तक आ चुके हैं, अब वापस चले? नहीं, आगे जाना होगा। तो एलिस तुम जाओ। क्या मैं क्यों? तुमने हुलिया बदला है, वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं। तुम जाकर उनका ध्यान भटकाओ और हम अंदर जाएंगे। इससे पहले मैं कुछ और कहूँ, लूक और मून ने मुझे उनकी तरफ धकेल दिया। पहले मैंने सोचा अपने स्टाइल से उनका दिल जीतती हूँ। तैयार हो जाओ गाइस। ये थोड़ा क्रिंज हो सकता है। मैं वहाँ गई लहराते हुए, पर मुझे देखकर लग रहा था पहली बार चलना सीखा है मैंने। एक्सक्यूज मी गाइस, तुम्हारा कुछ नाम है या मैं तुम्हें अपना बुला लूं? मैं हूँ फेडरिक माइक। नहीं, मेरा मतलब मुझे लगा तुम्हारा नाम गूगल है, क्योंकि तुम दोनों में वो सब कुछ है जिसकी मुझे तलाश थी। वह मेरी पहली पिकअप लाइन से भी ज्यादा घटिया निकली है। फ्लर्ट करना सीखना होगा मुझे। उनका ध्यान बटाने के चक्कर में मैंने एक जोर से कलाबाजी मारी, लेकिन किस्मत खराब थी तो वेग निकल गया। टॉम, तो समय है प्लान बी का। क्या था प्लान बी? रोको इसे। वो मेरी तरफ दौड़े, लेकिन तभी रेडियो पर मेरा फेवरेट गाना बजने लगा। मैं तो सचमुच की जॉन विक बन गई उस समय। मैंने उठाई 2 ड्रम स्टिक्स जो हमेशा मेरे पास होती और बदल दिया उन्हें खतरनाक हथियार में। ओह, बताना भूल गई, जब मैं कोरिया में थी तो मैंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की थी। कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं। उन दोनों को पीटने के बाद मैंने मून और लूक को ढूंढना चाहा, पर मैं पहुंची ट्रेवर के ऑफिस। मैंने हर चीज की तलाशी ली, पर कौन के बारे में मुझे कुछ नहीं मिला। मैं हार मानने ही वाली थी कि तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी, कमीलो की मैन्यूस्क्रिप्ट, क्यूपिड की सीक्रेट पार्ट 2, मेरी कहानी का एक सीक्वल। हाँ, मेरा तो सर ही फट गया, लगभग सच में। उसमें लिखी थी मेरी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात, कोरिया के उस छोटे से गांव में बिताए मेरे समय के बारे में। उसे ये सब कैसे पता है? और फिर जेम्स बॉन्ड के विलन की तरह वो आ गए। ओह, देखो तो कौन आया है। हेयर स्टाइल काफी अच्छा है, लेकिन छी, तुमसे तो गाय के गोबर की बदबू आ रही है। ट्रेवर और कमीलो स्टूडियो के दरवाजे पर खड़े थे। मैं उनके ऊपर कूद पड़ी तेरी तो, पर अचानक पता नहीं कहां से वहां पर गार्ड्स आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ऐसे नहीं बच्ची, ये कोई कंफू मूवी नहीं। गार्ड्स, ले जाओ इस चूहिया को यहाँ से। ट्रेवर रुको, सख्ती मत बरतो, आखिर ये मेरी एक्स है। एलिस, जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, मुझे आखिर ये सब कैसे पता? जरा नोट्स पढ़कर देख लो। मैंने नोट्स को देखा और ये किसी तरह की रिपोर्ट लग रही थी, एकदम पूरी। और फिर मेरी धड़कन रुक गई। सारे नोट्स पर जो नाम था वो क्वान का था। ये सच नहीं है, क्वान मुझे कभी ऐसे धोखा नहीं देगा। तुम झूठ बोल रहे हो, बताओ वो कहाँ है? वेल, तुमने कमीलो के बारे में भी यही सोचा था, लेकिन क्या मिला तुम्हें? ऐसा है एलिस, हर कोई अपना खेल खेल रहा है। कौन छुपन छुपाई खेल रहा है, वो बुक के आने तक छुपेगा और मालदार हो जाएगा। वो अमीर होने वाला है, उसे बस अपने रिश्ते को बेचना पड़ा हमें। सस्ते में ही निपट गया वो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बार फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था। कहा था मुझे निकालना भारी पड़ेगा। अब निकलो अपने बेवकूफ दोस्तों के साथ। और लूक, एक एडवाइस दे दो, कहीं छुपने की कोशिश कर रहे हो तो चिल्लाया मत करो। अच्छा, मैं आधी खुली खिड़की में फंस गया था, और क्या करता? पागलों की तरह चिल्लाने की जगह चुप रह सकते थे। मुझे धक्का दो, मुझे धक्का दो। मैं बुरी तरह हार गई थी। उसके गुंडों ने मुझे निकाला तो मैंने लड़ाई भी नहीं की। ज्यादा दूर मत जाना इस बार। मेरी अगली बुक के लिए कहानियाँ चाहिए मुझे। सारी अच्छी चीजें 3 के जोड़े में आती है ना। लूक और मून मुझसे पूछते रहे कि अंदर आखिर क्या हुआ, पर मैंने कुछ नहीं कहा।
उन्हें बाय कह के मैं सीधा एयरपोर्ट चली गई, फिर एक बार गायब होने के लिए, और इस बार हमेशा के लिए। मैं प्लेन में चढ़ने ही वाली थी कि मुझे मून से एक ऑडियो मैसेज आया। तो याद है आज हमारी शादी होने वाली थी और कैंसिल हो गई क्योंकि कौन गायब हो गया था। वेल शादी फिर से हो रही है क्योंकि कौन वापस आ गया है। क्या हमें शादी की दूसरी डेट एक और महीने तक नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा आज ही शादी कर लेते हैं। तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। गुस्से में मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली उसका सामना करने के लिए। फिर भी एक स्टॉप तो मार ही लिया हेयर ड्रेसर के पास। फिर मैंने अपना मेकअप किया और ड्रेस पहनी। क्या गुस्से में थी लेकिन शादी में जाना था, अच्छा तो दिखना था ना, और अच्छी दिख रही थी। मैं शादी में गई और उसे वहाँ देखा, लूक के बाजू में खड़े होकर मून का वेट करते हुए। मैं उसकी तरफ बिजली की तेजी से पहुँची। एलिस तुम बहुत अच्छी लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, जानती हूँ। क्या हुआ? तुम मजाक कर रहे हो? चलो देखते हैं कहाँ से शुरू करूँ। इस बात से शुरू करते हैं कि तुम मुझे बिना बताए कई दिनों के लिए गायब हो गए। तुमने ही तो कहा था। मैंने कहा था? हाँ, हम बहुत शोर मचा रहे थे एक चर्च में और सब हमें घूर रहे थे। गाइस हम सब ये बाद में डिस्कस करें। मैंने तुम्हें गायब होने के लिए कब कहा? तुम्ही ने तो मैसेज भेजकर कहा कि मुझे छुप जाना चाहिए क्योंकि सीरी क्लैन मेरे पीछे पड़ा है। तो इतने दिनों से मैं किसी होटल में छुपा हुआ था, जो कि बहुत बोरिंग था। वैसे मैं दीवार पर चलना सीख गया, बताऊंगा बाद में। पर मून की शादी मिस नहीं कर सकता था, इसलिए आ गए। और मैं खुश हूँ कि तुम भी यहाँ आ गई बाय द वे। इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा था। ये फिर से झूठ बोल रहा था। और बुक के बारे में क्या? हाँ, मैंने देखी तुम्हारी लिखी हुई रिपोर्ट्स। पर कैसे? तुमने सब कुछ लिखा, हमारे सारे प्राइवेट मूवमेंट्स और सीक्रेट्स, उन्हें कमीला और ट्रेवर को बेचने के लिए। रुको, मैंने ये सब लिखा था लेकिन किसी को बेचा नहीं है। वो तो एयरपोर्ट पर गुम गए थे। बड़ा विश्वास करूंगी मैं इस पे। मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। मैंने तो ये सब इसलिए लिखा क्योंकि ये काफी एम्बैरेसिंग है। एक चर्च के अंदर लड़की के हाथों से पिटे जाने से ज्यादा एम्बैरेसिंग? ठीक है। सच तो ये है कि मैं तुम्हारे बारे में एक बुक लिखना चाहता था ताकि पूरी दुनिया को बता सकूं तुम कितनी सुंदर, खूबसूरत और अमेजिंग हो। हाँ, ये वो पार्ट है जहाँ आप बोलोगे ओह। फिर भी उस पल में मैं कंफ्यूज्ड और शॉक थी। उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, पर जब उसकी आंखों में देखा तो समझ गई वो सच कह रहा था। मुझे बहुत शर्म आई, पर फिर वो मुझे दिखा, सारे मेहमानों के बीच छुपा हुआ। वो अजीब से ऑरेंज बालों वाला लड़का जो कोरिया में हम पर नजर रख रहा था। पकड़ो उस लड़के को। वो भागा और मैं उसके पीछे भागी। वो भागने ही वाला था कि मून आ गई अपनी वेडिंग ड्रेस में अमेजिंग लगती हुई और उसका रास्ता रोक दिया। वो पीछे मुड़ा और मैंने उसे जोर से टाइक्वांडो किक मारा, जिससे उसका विग और चश्मा दोनों उतर गए। ये कमीला था, हम पे नजर रखने के लिए वो कोरिया तक आ गया था। और जब उसे क्वान के नोट्स के बारे में पता चला तो उसने एयरपोर्ट पर उसको चुरा लिया। और ये काफी नहीं था तो उसने और ट्रेवर ने क्वान को मैसेज करके छुपने के लिए कहा और ऐसे नाटक किया कि वो मैंने भेजा है। यहाँ क्यों आए हो तुम? यहाँ का नाटक देखना चाहता था। ये मेरे सीक्वल की एंडिंग है ना। तुम और तुम्हारे सीक्वल्स, तुम्हारा तो यही गला दबा दूंगी मैं। मुझे करने दो। क्वान आगे आया और कमीलो की तरफ बढ़ा। उसे पकड़कर उसे धक्का दिया। उसकी मरम्मत करने को तैयार था पर मैंने रोक दिया। ये डिजर्व करता है, पर ये इसके लायक नहीं। हाँ, मैं नहीं चाहता कि मुझ पर हाथ उठाए एक किसान। मैंने पलटकर कमीलो को इतनी जोर से तमाचा मारा कि वो एक चक्री की तरह गोल गोल घूम गया। जब उसका घूमना बंद हुआ तो मून ने आकर एक और चांटा जड़ दिया, जिससे उसके होश ही उड़ गए। मेरा भी खत्म नहीं हुआ था। ढंग से मेरी बात सुनो चिंदी राइटर, मैं तुम्हारा करियर खत्म करने वाली हूँ। पहले मैंने ट्रेवर का काम तमाम किया। मैंने ल्यूक को भेस बदल कर भेजा उसकी म्यूजिकल एकेडमी पर नजर रखने के लिए। पता चला उन बेचारे बच्चों से वो दिन रात प्रैक्टिस करवाता था, सांस लेने का भी समय नहीं देता था उन्हें। उसे चाइल्ड अब्यूज के लिए अरेस्ट कर लिया गया और सीरी क्लैन खत्म हो गया। मेरा परिवार फाइनली फ्री हो गया था तो मैं उनको विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम से बाहर निकालने गई। जब मेरे डैड ने दरवाजा खोला तो उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई थी। गैंडल्फ, ये आप हो? एलिस। डैड ने मुझे कस के गले लगाया और मॉम भी आ गई। मैं सांस नहीं ले सकती गाइस। मेरे पेरेंट्स रॉचेस्टर वापस आ गए और फिर से सगाई कर ली। एक और शादी आने वाली है। अपनी मॉम की मदद से मैंने कमीलो पर केस कर दिया मेरी कहानी के राइट्स के लिए। ट्रायल के दौरान पता चला कि उसने बाकी राइटर्स की कहानियां भी चोरी की हैं। कमीलो ने गवाया किताब से मिला पैसा, सीक्वल के राइट्स और अपनी इज्जत भी। इन सब के बाद वो वापस वेटर बन गया। मैंने कहा था कैपुचिनो, मैकियाटो नहीं, दिमाग में भूसा है क्या? फाइनली मैं आजाद थी, मुझे अपनी आवाज मिल गई थी। फिर मुझे एक परफेक्ट जगह मिल गई अपनी कहानी बताने के लिए। तो थैंक्स एमएस से। ये हॉलीवुड जितना पैसा नहीं देते लेकिन उससे ज्यादा कूल है। ओह, बाकी लूक और मून की शादी तो बहुत अमेजिंग थी। हमारा बैंड साथ भी आ गया एक छोटे से शो के लिए। फिर हमने ऐसे पार्टी की जैसे कल आएगा ही नहीं, लेकिन आने वाला कल तो आया। मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकती थी। ऑफ कोर्स ये कर सकती थी, तो अब क्या? मेरी असली जिंदगी यहाँ है, मेरा परिवार, मेरी दोस्त, मेरा म्यूजिक।
पर मेरी नहीं है। हम दोनों रोने लगे क्योंकि हम जानते थे कि भले ही एक दूसरे से प्यार करते हो, हमें अपने रास्तों पर जाना है। कभी कभी प्यार में एक दूसरे का साथ छोड़ना पड़ता है। घबराओ मत गाइस, मैं अपने 5 पार्ट की स्टोरी ऐसे दुखी मोड़ पर नहीं छोड़ूंगी। आपकी एलिस ऐसी नहीं है। तो क्वान लौट गया अपनी छोटी सी जिंदगी में जो उसे बहुत पसंद थी। जहाँ तक मेरी बात है, बैंड वापस आ गया और हमने पूरी दुनिया में अपना म्यूजिक बजाया। कुछ सालों बाद मेरा संगीत मुझे लेकर आया एक जाने पहचाने देश में। मैं निकल पड़ी कंट्री साइड पर और पहुंची एक प्यारे से फार्म पर। और फिर मैंने उसे देखा। क्वान इतना हैंडसम लग रहा था। मुझे हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। वो इतना खड़ूस लग रहा था, गॉथ वाले कपड़े पहने थे। मानना पड़ेगा कि उस दिन से आज तक में हम में बहुत बदलाव आए हैं। उसने मुझे देखा, मुस्कुराया और फिर सब कुछ शांत हो गया। समय रुक गया, बिजली दौड़ी, दिल धड़का और ऑफ कोर्स फेमस फायरवर्क्स होने लगे। मैं उसकी तरफ दौड़ी और बस गाइस, ये था मेरी क्रेजी स्टोरी का अंत। शायद प्यार हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है।